आज हम बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में, क्योंकि डेटा एनालिस्ट अगर बनना है तो एसक्यूएल का आना बहुत ज़रूरी है। बिना एसक्यूएल के डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। बट कहाँ से सीखें, कहाँ से स्टार्ट करें, सीख भी लिया तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, इंटरव्यूज़ में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको एसक्यूएल का ए टू ज़ेड बताऊँगा। हम 30 मिनट्स के अंदर आज एसक्यूएल सीख लेंगे और प्लस एंड में आई विल आल्सो टेल यू आप इसकी प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो। प्लस इन दिस वीडियो हम लोग ट्राई करेंगे एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ एसक्यूएल को समझने की कोशिश करें। और मुझे 15 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को डेटा एनालिस्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। प्लस आई एम आल्सो हेल्पिंग देम विद देयर करियर पाथ। सो इस वीडियो में आई विल बी गाइडिंग यू हाउ टू लर्न एसक्यूएल इन अ फन वे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट जस्ट क्विकली बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल है क्या। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। अब ये एक लैंग्वेज है जो आपको डेटाबेस के साथ बात करने देती है। हम एसक्यूएल का यूज करके डेटाबेसेस में से डेटा ऐड कर सकते हैं, उसमें से डेटा निकाल सकते हैं और उसके बाद उस डेटा को हम लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब है, अगर जैसे कोई टेबल है, आपके पास कोई डेटा है, ठीक है? अब आपको वो डेटा अगर निकालने से पहले कुछ सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, वो हम एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं। अब ये डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ती क्यों है? एक्सेल से काम हमारा क्यों नहीं चलता? देखो, एसक्यूएल जो है वो लार्ज डेटा सेट्स के लिए यूज़ होता है। अगर किसी भी कंपनी में डेटा सेट बहुत छोटा है, तो उनको एसक्यूएल की ज़रूरत नहीं है। बट आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर कंपनी में एसक्यूएल की डिमांड है ही है, क्योंकि आपके सारे के सारे डेटा सेट्स बहुत बड़े हैं। प्लस वो एक्सेल में नहीं रख सकते, आपको उनको सर्वर्स में ही रखना पड़ेगा। तो उसके लिए एसक्यूएल आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसको एक ईज़ी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करा ना, तो समझो आपको एसक्यूएल आ गया। चलो, मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से। तो एसक्यूएल को सीखने के लिए 3 चीज़ों के ऊपर अपने को बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? थ्योरी है, मैं अभी आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको एसक्यूएल आ गया। सबसे पहला है डेटाबेस, ठीक है? तो इसमें हम डालते हैं डेटाबेस और एक और बनाते हैं, को हम रखते हैं, लेट मी पुट इट हियर, और इसको हम नाम देते हैं टेबल्स। टेबल्स। और थर्ड है हमारा रिकॉर्ड या डेटा। ठीक है। अब ये तीन चीजें हमको बहुत अच्छे से समझनी है। सबसे पहला है डेटाबेस, दूसरा है टेबल, तीसरा है रिकॉर्ड। नाउ व्हाट इज अ डेटाबेस? इसको अगर मैं एग्जांपल के तरीके से समझाऊं तो माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सेल की वर्कबुक है, वो है डेटाबेस। ठीक है। अब उस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स होती हैं, वो होते हैं टेबल। और जो उन शीट्स के अंदर डेटा होता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। एक बार प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूँ। तो लेट्स सपोज दिस इज माय वर्कबुक, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये जो मैं अभी ब्लैंक वर्कबुक खोलने वाला हूँ, व्हाट इज दिस? दिस एंटायर ब्लैंक वर्कबुक इज नोन एज डेटाबेस। तो इस डेटाबेस का नाम क्या है? बुक वन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डेटाबेस मीन्स इट्स अ एक्सेल वर्कबुक। इट मे हैव मल्टीपल शीट्स और टेबल्स। अब एसक्यूएल की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जो एक टेक्निकल लोग बात करते हैं, वो क्या बोलेंगे? अ डेटाबेस विच कैन हैव मल्टीपल टेबल्स, वन टेबल कैन हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स। ठीक है, दिस इज अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। बट इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो, डेटाबेस एक एक्सेल की वर्कबुक है जिसके अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी शीट वन है, मैं एक शीट और ऐड कर देता हूँ, एक शीट और ऐड कर देता हूँ, एक शीट और ऐड कर देता हूँ। तो मल्टीपल शीट्स हो रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी शीट्स किस वर्कबुक के अंदर है? बुक वन के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली ये जो शीट्स हैं, ये क्या है? आपकी टेबल्स। ठीक है। सो द टेबल्स आर बेसिकली द शीट्स इन वर्कबुक और योर टेबल्स इन अ डेटा बेस। तो बेसिकली अब इसका लॉजिक क्या बना? एक डेटाबेस के अंदर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं या सिंगल टेबल हो सकता है। ठीक है। सेकंड इज रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड का क्या मतलब है? जो आपका एक्चुअल डेटा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शीट टू में यहाँ पे कोई डेटा बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो लेट्स सपोज मेरे को एक स्टूडेंट की आईडी बनानी है, या इसको इजी वे में एग्जांपल के साथ समझते हैं रियल वर्ल्ड में। तो जो मेरा एग्जांपल है, लेट्स सपोज हम लोग एक यूजर का डेटाबेस बनाना चाहते हैं जो हमारी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं। ठीक है। अब उनको साइन अप कराने के लिए आप एक फॉर्म फिल करते हो, वो सारी की सारी फील्ड्स यहाँ पे है। तो लेट्स सपोज दिस इज माय न्यू यूजर्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये मैंने शीट का नाम दे दिया। और जो मैं इंफॉर्मेशन सेव करना चाहता हूँ, वो क्या है? मेरी इंफॉर्मेशन इज आईडी। ठीक है। सेकंड, आई वांट टू आल्सो स्टोर द फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम। उसके बाद मेरे को उनका ईमेल एड्रेस भी चाहिए। देन आई आल्सो वांट देयर फोन नंबर, देन आई वांट देयर एड्रेस, देन आई वांट देयर जिप कोड, and then I also want their country. ठीक है। Now let's suppose these are the things that I need
फ्रॉम माय यूजर्स। अब अगर मैं इसको एसक्यूएल के तरीके से समझाऊं, व्हाट इज दिस न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, ये क्या है? इट इज अ टेबल, ठीक है? सो इट इज अ टेबल। नाउ व्हाट आर दीज आर नोन एज योर कॉलम्स, ठीक है? So tables are sheets in the workbook or tables in a database. Table should have at least one column. आप टेबल तभी बना सकते हो या एक टेबल तभी बनेगा जब उसमें एटलीस्ट एक कॉलम है। क्योंकि अगर मैं शीट वन में जाऊं, डू यू थिंक मैं इसका कोई यूज कर रहा हूं? नहीं, राइट? तो देर इज नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग अ शीट ओनली। अगर मैं एक्सेल की वर्कबुक भी खोल रहा हूं, उसमें अगर कोई एक शीट बनाना चाहता हूं, मैं तभी बनाऊंगा जब मेरे दिमाग में कोई डेटा रखने का प्लान है, व्हेन आई वांट टू स्टोर समथिंग इनटू इट, करेक्ट? तो एसक्यूएल का एक, ये आप समझ लो कि अगर आपको एक टेबल बनाना है, तो उस टेबल में बनाने के लिए आपको एक कॉलम होना बहुत जरूरी है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक में तो हम जितनी मर्जी खाली शीट्स बना सकते हैं, बट टेबल में हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर मेरे को एसक्यूएल के अंदर एक टेबल बनाना है, तो मेरे को एक कॉलम उसको देना ज़रूरी है, तभी मैं टेबल बना सकता हूँ, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में। मतलब लेट्स सपोज़ मेरे को इसमें एक डेटा डालना है, तो जो सबसे पहला कस्टमर होगा उसकी आईडी आएगी 1। सबसे पहला कस्टमर मैं बन जाता हूँ कनव, लास्ट नेम इज़ तनेजा, मेरा ईमेल एड्रेस इज़ लेट्स सपोज़ kanavtaneja@gmail.com, देन माय फ़ोन नंबर, then my address 123 ABC, and then my zip code 122004. My country is India. Now I have put this information. Now what is this? This is known as a record. So record in a table. So SQL क्या हुआ? SQL is a query that works with databases. What is a database? A database is a kind of Excel workbook which can store multiple or single table, and table can have single or multiple columns, and record is the data in that particular table. Simple, clear? Now let's just see हम ये बनाते कैसे हैं। अभी एक्सेल वर्कबुक को बनाने के लिए क्या करना है? सिंपल जाना है एक्सेल वर्कबुक पे डबल क्लिक करना है और वो खुल जाएगा। लेकिन एसक्यूएल के साथ क्या होता है ना, हमको वो फिजिकल दिखता नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग मार खा जाते हैं। तो उनको दिखता ही नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आता कि बैकएंड में क्या हो रहा है। इसलिए अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक के साथ रिलेट करके चलोगे ना, बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? एक्सेल वर्कबुक खोलने के लिए या एक डेटाबेस बनाने के लिए, डबल टिक ऑन द एक्सेल वर्कबुक। लेकिन एसक्यूएल में आपको क्या करना है? डबल टिक तो कर नहीं सकते क्योंकि दिखेगा नहीं। आपको सिंपल एक लिखना है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है? डेटाबेस का नाम लेट्स सपोज़ मैं अपने वेबसाइट का नाम लेता हूँ द नॉलेज कैसल। मेरे को नॉलेज कैसल के लिए यूज़र्स का डेटाबेस बनाना है। तो मैं याद रखूँगा क्रिएट डेटाबेस द नॉलेज कैसल, ठीक है? मैं जैसे ही ये क्वेरी लिखूँगा मेरा डेटाबेस बन जाएगा। प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। नाउ लेट मी ओपन अप माय एसक्यूएल वर्कबेंच। अभी आप इसमें देखोगे मेरे पास सिर्फ एक ही डेटाबेस है सिस्टम का। मेरे पास और कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है? सो लेट्स जस्ट राइट द क्वेरी, क्रिएट डेटाबेस द नॉलेज कैसल। और इसको रन करने के लिए या तो आप यहाँ से रन कर सकते हो या कमांड और एंटर की। सो आई विल बी प्रेसिंग कमांड एंड एंटर की। देयर यू गो, माय डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड। एंड अगर मैं अब इस स्कीमा को यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे द नॉलेज कैसल का डेटाबेस बन चुका है। अब इस डेटाबेस के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, नाउ यू कैन सी देयर आर टेबल्स, व्यू, stored प्रोसीजर, फंक्शंस, बट इसमें एक भी टेबल नहीं है, करेक्ट? नाउ लेट्स सपोज मेरे को एक ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाली जो शीट थी, मेरे को ये बनानी है। कैसे बनाएंगे? अगेन वी विल यूज द क्रिएट टेबल, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक में तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, करेक्ट? तो मेरी एक नई शीट बन जाएगी। लेकिन एसक्यूएल में अगेन हमको कुछ फिजिकल दिखता नहीं है, हमको सिर्फ उसको कमांड से ही बनाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं उसको क्या बोलूंगा? क्रिएट टेबल। मेरे को अभी क्या बनाना है? एक टेबल बनाना है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट इट। ये जो हमारी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन की शीट है, वो किस में बनी है? बुक वन में, मतलब उस डेटाबेस के अंदर, करेक्ट? एक्सेल में बहुत ईज़ी है, मैं अगर इस पे राइट क्लिक करूँगा या एक न्यू शीट ऐड करूँगा, तो उसको पता है कि मेरे को बुक 1 में ही नई शीट ऐड करनी है। बट एसक्यूएल में उसको नहीं पता। मैं अगर बोल रहा हूँ क्रिएट टेबल, तो वो मुझसे पूछेगा कि टेबल कहाँ बनाना है। तो मैं उसको पहले ही बता रहा हूँ कि टेबल कहाँ बनाना है, ठीक है? क्रिएट टेबल, सबसे पहले आपको बताना है कि किस डेटाबेस में आपको टेबल बनाना है। तो डेटाबेस का नाम क्या है अपना? द नॉलेज कैसल। डॉट, डॉट के बाद मुझे बताना है कि मेरे को टेबल का नाम क्या रखना है। लेट्स सपोज मेरे टेबल का नाम है न्यू अंडरस्कोर, और इसको सिंपल रखते हैं यूजर्स। दिस इज द टेबल नेम। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक कॉलम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना उसके आप टेबल नहीं बना सकते। तो कैसे बनाएंगे? न्यू यूजर्स के बाद आप डालोगे ब्रैकेट,
स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद आपको कॉलम का नाम डालना है। मेरे कॉलम का नाम सबसे एक ही कॉलम बनाते हैं, उसके बाद और बनाएँगे। कॉलम का नाम क्या है? आईडी। तो आई विल टाइप आईडी स्पेस। अब एसक्यूएल के अंदर एक बेस्ट पार्ट है कि जो आपका डेटा है ना, वो हमेशा सिक्योर रहता है और सिस्टमैटिक रहता है और स्ट्रक्चर्ड रहता है। इसलिए हम उसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब अगर मैं एक टेबल बना रहा हूँ यूजर्स और उसके अंदर एक कॉलम बना रहा हूँ आईडी, तो मेरे को पहले बताना पड़ेगा कि आईडी के अंदर मैं कौन-सा डेटा स्टोर करूँगा। सिंपल रखने के लिए आपके पास लेट्स सपोज़ 4 टाइप के डेटा होते हैं। एक होता है नंबर डेटा, एक होता है टेक्स्ट का डेटा, एक होता है डेट का डेटा, एक होता है बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। ठीक है? तो आईडी में क्या जाएगा 1, 2, 3 उसको हम देते हैं इंटीजर INT सिंपल। मैं जैसे ही क्वेरी रन करूँगा, मेरा एक टेबल बन के रेडी हो जाएगा द नॉलेज कैसल डेटाबेस के अंदर जिसका नाम होगा यूजर्स और उसके अंदर एक कॉलम होगा आईडी जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। अगेन इसको प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे गए और हमने एक क्वेरी लिखी क्रिएट टेबल। अब उसके बाद डेटाबेस नाम क्या है अपना? द नॉलेज कैसल डॉट यूजर्स। अब हम उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अब हम अपना एक कॉलम का नाम लिखेंगे। मेरा कॉलम का नाम है आईडी, उसके बाद इंटीजर सिंपल और सेमीकोलन से हम अपनी स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं। अभी देखो इसमें कोई भी टेबल नहीं है। मैं जैसे ही इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा अगेन आई कैन यूज दिस ऑप्शन लाइटनिंग वाला साइन जो है या कमांड और एंटर। सो लेट जस्ट प्रेस कमांड एंटर। ऑलराइट अब आप यहाँ पे देखो ये एक मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। आई हैव द ग्रीन साइन। नाउ इफ आई रिफ्रेश माई स्कीमा फ्रॉम हेयर, मेरे पास अब एक टेबल्स के अंदर भी ड्रॉप डाउन आ गया है और एक यूजर्स का टेबल बन चुका हुआ है और इसके अंदर मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम है आईडी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने एक टेबल भी बना लिया। कितना इजी था। पता नहीं क्यों लोगों को डिफिकल्ट लगता है। बस प्रॉब्लम ये है लोग इसका लॉजिक नहीं समझते, तो इसके लॉजिक को समझो। ठीक है, तो हमने डेटाबेस बना लिया, हमने टेबल बना लिया। अब नेक्स्ट चीज, अब मैं एक्सेल में वापस नहीं जा रहा हूँ, इसी में काम करते हैं। नाउ लेट्स सपोज मेरे को इसमें ये बाकी सारे कॉलम्स भी ऐड करने हैं। ठीक है, तो इसका फटाफट से डेटा टाइप समझते हैं। तो हमको नंबर का तो समझ में आ गया, हमारे पास इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? बेसिकली जो भी बिना डॉट के नंबर्स होते हैं, ये जिसमें डेसिमल नहीं होता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3 बेसिकली होल नंबर। ठीक है? उसको हम इंटीजर बोलते हैं। और उसके बाद जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, उसको हम फ्लोट के साथ डोनेट करते हैं। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग नंबर्स 10.5, 10.8 इस टाइप का। ठीक है? तो नंबर में आपके पास 2 डेटा टाइप हैं। एक है इंटीजर और एक है फ्लोट। सिंपल है। आईडी हमारा इंटीजर आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद हमारे पास जो डेटा टाइप होता है वो होता है टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट को हम कैसे स्टोर करते हैं? टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए जो हमारा डेटा टाइप है उसको हम बोलते हैं वेर कैर और ब्रैकेट के अंदर अपने को एक नंबर डालना पड़ता है। लेट्स सपोज 255 इसको हमने कर दिया, या इसको सिंपल बनाने के लिए लेट्स सपोज आई पुट इट 5 और ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट जो भी कॉलम होगा, लेट्स सपोज फर्स्ट नेम है, मैं यहाँ पे इसी के आगे ऐड कर देता हूँ सो दैट आपको ये इजीली समझ में आ जाए। कॉमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम स्पेस, स्पेस के बाद आपको अपना डेटा टाइप बताना है। मेरा डेटा टाइप है इसका varchar 5 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये बेसिकली क्या करेगा? एक टेबल बनाएगा और उसके अंदर आईडी और फर्स्ट नेम ये 2 कॉलम्स ऐड कर देगा। ठीक है? लेकिन आईडी के अंदर सिर्फ नंबर जा सकता है, मैं उसमें टेक्स्ट नहीं डाल सकता। फर्स्ट नेम के अंदर वेरिएबल कैरेक्टर जा सकता है। अब ये जो 5 है, इस 5 का क्या मतलब है? इस 5 का ये मतलब है कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, उसके अंदर सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कनव, KANAV, इसमें कितने करेक्टर्स हो गए? K1, A2, N3, A4, V5। तो इसमें 5 करेक्टर्स हैं, ये नेम आ जाएगा। अब लेट्स सपोज एक बड़ा नाम है जिसका लेट्स सपोज हम एक नाम रखते हैं। हम्म, कोई बड़ा नाम, लेट्स सपोज मेरे नाम में 2 ए हैं, KAANAV। अब इसमें कितने करेक्टर्स हो गए? 6 कैरेक्टर्स। ये एरर दे देगा। एसक्यूएल बोलेगा कि भैया आपने मेरे को बोला था ये टेबल बनाते टाइम कि फर्स्ट नेम के अंदर मेरे को सिर्फ 5 कैरेक्टर स्टोर करने हैं। आप तो 6 दे रहे हो, ये एरर आ गया। ठीक है? तो जनरली लोग क्या करते हैं इसको 255 दे देते हैं कि हम 255 कैरेक्टर्स तक उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जो आइडल चलता है वो है 255। हर कोई 255 डालता है। 255 के अंदर बेसिकली आपके बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनव स्पेस तनेजा। अब कितने वर्ड्स हो गए? जो मैंने स्पेस डाला है ना, वो भी एक कैरेक्टर काउंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक स्पेस डाल दिया एक वर्ड के अंदर, तो वो काउंट नहीं होगा, वो भी एक कैरेक्टर काउंट होगा। ठीक है? तो अब मेरे को फटाफट से बताओ, ये जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, ये सब कौन-कौन से डेटा टाइप है? कमेंट करके इससे पहले मैं आपको आंसर बताऊँ, आई वांट यू टू टेल मी, ठीक है?
अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, पॉज़ करो और मेरे को आंसर बता दो पहले ही। फर्स्ट नेम इज़ varchar, वेरी गुड, हम 255 रखेंगे। लास्ट नेम इज़ आल्सो varchar, देन ईमेल एड्रेस को भी हम varchar रखेंगे। अब फ़ोन नंबर, यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम इसको इंटीजर रखें या varchar रखें या फ्लोट रखें। अब देखो फ्लोट तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि फ्लोट मैंने बताया था डेसिमल पॉइंट्स के लिए आते हैं। डेसिमल नहीं है तो फ्लोट तो खत्म हो गया। अब रह गया इंटीजर और varchar। अब कुछ जगहों पे, क्योंकि ये हमने फॉर्म बनाया था जो मेरी वेबसाइट से लोग आ रहे हैं, हो सकता है मैंने वहाँ पे कंट्री कोड भी रखा हो +91। अब क्या करेंगे? प्लस आ गया तो मतलब वो नंबर नहीं रह गया, करेक्ट? वो एक कैरेक्टर बन चुका है। तो जनरली फ़ोन नंबर को भी हम varchar ही रखते हैं, ठीक है? कितना varchar रखना चाहिए फ़ोन नंबर को? अगेन आप इसमें 255 नंबर्स तो डालोगे नहीं। तो लिमिट करने के लिए लोगों को, ताकि अगर एक एरर आ जाए और मैं यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि आपका फ़ोन नंबर गलत है, प्लीज़ एंटर द करेक्ट डिजिट्स। 10 हमारे नंबर के हो गए, एक प्लस का साइन हो गया और 91 हो गया। 91 मतलब कंट्री कोड। तो लेट्स सपोज़ मैंने रख दिया 13। अब इसके अंदर कोई भी 14 कैरेक्टर से ज़्यादा डालेगा ना, तो एक एरर आ जाएगा। एड्रेस को भी हम varchar रख देते हैं 255 का। देन ज़िप कोड, नाउ व्हाट इज़ ज़िप कोड? इंडिया में तो ज़िप कोड आपका न्यूमेरिक चलता है। 122004, 143001, इसको आप इंटीजर रख सकते हो। बट कुछ कंट्रीज़ में अल्फ़ा न्यूमेरिक चलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा में या यूएस में। तो जनरली यू शुड पुट इट एज़ varchar 55, देन कंट्री अगेन varchar 255। नाउ लेट्स सपोज़ मेरे को इसमें एक डेट की फील्ड भी ऐड करनी है, ठीक है? तो आईडी के बाद आई वांट टू ऐड माय डेट फील्ड। अब एक्सेल में हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, राइट क्लिक करा और एक इंसर्ट कॉलम कर दिया, ठीक है? लेट्स सपोज़ आई विल पुट दिस इंसर्ट और मैं यहाँ पे डालूँगा डेट। और डेट का डेटा टाइप क्या होता है? डेट का डेटा टाइप होता है डेट, सिंपल। पावर बीआई में या एसक्यूएल में या कहीं पे भी आपको डेटा टाइप जो होता है डेट का, वो डेट ही होता है। लिखते भी डेट ही हैं उसको। अब एक्सेल में किसी कॉलम को ऐड करना बहुत आसान था, लेकिन एसक्यूएल के अंदर उसको चेंज करने के लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो क्या कमांड होती है? ऑल्टर, ठीक है? क्रिएट मतलब नया बना दो, ऑल्टर मतलब उस टेबल को या उस डेटाबेस को थोड़ा-सा चेंज कर दो। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है अपना? यूजर्स। लेकिन यूजर्स किस टेबल, किस डेटाबेस के अंदर है? द नॉलेज कैसल डॉट यूजर्स। तो इसको याद रख लेना, आपको डेटाबेस का नाम लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद डॉट, फिर टेबल का नाम। अब मेरे को इसमें ऑल्टर करना क्या है? लेट्स सपोज आई वांट टू ऐड माय कॉलम, ठीक है? मेरे को एक कॉलम ऐड करना है। कॉलम का नाम क्या है? मेरे को लेट्स सपोज फर्स्ट नेम ऐड करना है। सो व्हाट आई विल टाइप? फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, स्पेस देके मैं क्या लिखूंगा? varchar 255, सिंपल। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। मेरा ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया है, नीचे देखो ग्रीन टिक आ गया। अब एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं एंड नाउ वी विल सी आई हैव 2 कॉलम्स। अब मेरे को एक कॉलम और डालना है, कैसे डालेंगे? जल्दी बताओ। अगेन वी विल टाइप ऑल्टर कमांड। हम लोग इसको दोबारा से एक नई रो में क्वेरी लिखेंगे। ऑल्टर टेबल द नॉलेज कैसल डॉट यूजर्स ऐड कॉलम लास्ट अंडरस्कोर नेम। ऑलराइट, सो अब एक काम करते हैं, ये सारे के सारे कॉलम्स हम लोग इसमें ऐड करते हैं हमारे टेबल के अंदर, ठीक है? तो ऑल्टर टेबल द नॉलेज कैसल डॉट यूजर्स ऐड कॉलम लास्ट नेम, कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम फिर से ऐड कॉलम करेंगे एंड दिस टाइम वी विल ऐड माय ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस and my email address is also of varchar 255 characters, comma, again let's just also add another column of phone number, add column of my phone underscore number, again what is this? Varchar of 13 if you remember, फिर comma, enter। ये मेरे varchar के spelling wrong थे तो इसलिए error दे रहा था, now it is correct, comma, let's just hit enter, add column, what is my column name? Let's suppose address, again this is my varchar of 255 bracket close, comma, next add column, next column is our zip code, so we'll put zip code and again I will put it as varchar 15, कॉमा, यहाँ पे देयर इज द एरर, क्यों? क्योंकि जिप और कोड के बीच में मैंने स्पेस डाल दिया। तो जब भी मैं ऐड कॉलम के बाद एक स्पेस दे रहा हूँ, स्पेस के बाद एसक्यूएल को क्या चाहिए? एसक्यूएल को चाहिए एक टेबल का, सॉरी कॉलम का नाम। लेकिन अगर मैंने कॉलम के नाम के बाद स्पेस दिया, तब एसक्यूएल को क्या चाहिए? डेटा टाइप। तो कोड तो कोई डेटा टाइप नहीं है, इसलिए एसक्यूएल एरर दे रहा है। तो जिप और कोड के बीच में मैं अंडरस्कोर डाल देता हूँ ताकि स्पेस खत्म हो जाए, ठीक है? अब ये varchar 15 ले लेगा। नाउ नेक्स्ट इज ऐड कॉलम। व्हाट इज माय नेक्स्ट कॉलम? माय नेक्स्ट कॉलम इज कंट्री। कंट्री,
Again, this is my varchar of 255. नाउ माय क्वेरी इज रेडी, लेकिन मैंने इसमें एक डेट कॉलम भी ऐड करा था और डेट कॉलम मैंने डाला है आईडी के पहले, राइट? अब इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉमा ऐड कॉलम। अब मैं कॉलम का नाम क्या लिखूंगा, डेट। ठीक है, लेट्स सपोज डेट ऑफ एंट्री, डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एंट्री, और इसका डेटा टाइप इज डेट आफ्टर आईडी। ठीक है, तो अब बेसिकली ये क्या करने वाला है, ये डेट ऑफ एंट्री का एक कॉलम बनाएगा और उसको वो आईडी के बाद प्लेस करेगा, लेकिन बाकी सारे कॉलम्स को वो डेट के बाद ऐड करता रहेगा। सो बेसिकली लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एड्रेस, जिप कोड, एटसेट्रा। तो एक बार इस क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन कमांड एंड एंटर। So my query has been executed. Let's just refresh it. And for the first time, we have all the columns in here. Congratulations, हमारा एक पूरा का पूरा टेबल बन चुका है जिसका नाम है यूजर्स, और उसके अंदर ही हमारे सारे कॉलम्स हैं। यू कैन सी दैट आईडी, फिर डेट ऑफ एंट्री, देन यू हैव फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड सो फोर्थ, जैसे भी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। कूल। तो अब आपको एसक्यूएल में एक डेटाबेस क्रिएट करना आ गया है और ये भी पता है डेटाबेस का काम क्या है। डेटाबेस के अंदर टेबल जाता है। अब आपको ये भी पता चल गया है कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल को बनाने के लिए एक कॉलम होना ज़रूरी है और कॉलम का डेटा टाइप होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको उसके अंदर डेटा ऐड करना है। अब अगेन एसक्यूएल बहुत इंट्यूटिव लैंग्वेज है यार। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, कमांड है इंसर्ट इनटू। ठीक है, अब आपको क्या देना है, टेबल का नाम। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लेट्स सपोज यूजर लिख देता हूँ तो क्या होगा, एसक्यूएल को नहीं पता कि यूजर्स किस डेटाबेस के अंदर है, तो मेरे को डेटाबेस का नाम डॉट टेबल का नाम लिखना है। ठीक है, इस बार हम डायरेक्टली जो डेटा है इसी में ऐड करते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इंसर्ट इनटू, नाउ लेट्स जस्ट राइट आवर टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, द नॉलेज कैसल डॉट यूजर्स। उसके बाद आपको अपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ब्रैकेट एंड करना है, और यहाँ पे आपको अपने सारे कॉलम नेम्स लिखने हैं। तो सबसे पहला मेरा कॉलम नेम है आईडी, कॉमा, उसके बाद है मेरा डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एंट्री, कॉमा, देन आई हैव फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा, लास्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा, ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस, कॉमा, फोन अंडरस्कोर नंबर। नाउ लेट्स सपोज मेरे को फोन, ये ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस का गलत है तो इसको अंडरस्कोर आएगा। फोन नंबर, फोन नंबर, या लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे अभी सिर्फ फोन नंबर तक का ही डेटा डालना है और कोई नहीं डालना। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कॉलम के नेम्स लिखने पड़ेंगे। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, बोलूंगा वैल्यूज, देन एज पर द ऑर्डर ऑफ माय कॉलम्स, जो मैंने ऊपर यहाँ पे कॉलम्स लिखे हैं उसके हिसाब से मुझे डेटा डालना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आईडी, तो आईडी विल बी 1, कॉमा, डेट ऑफ एंट्री, लेट्स सपोज मेरे को आज की डेट डालनी है, सो टुडे इज 8th ऑफ फेब, सो आई विल पुट, इसका जो सिंटेक्स जाता है डेट का, दैट इज वाई 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 एम 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 डी डी डी। तो वाई 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 क्या हो गया, 2025 hyphen, then what is my month, month is 0_2, and what is my date, it is 08। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, नंबर्स के अलावा बाकी जितनी भी फील्ड्स डालनी है ना वो सिंगल कोट में जाती है। सिंपल, जो भी नंबर है वो आप बिना कोट के डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आईडी डाली है 1, लेकिन बाकी जो भी फील्ड है चाहे वो डेट हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, उसको आपको सिंगल कोट्स में डालना है। देन फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सो लेट मी पुट कनव, कॉमा, लास्ट नेम मैंने डाला तनेजा, फिर उसके बाद कॉमा, अब उसके बाद मेरे को ईमेल एड्रेस डालना है, सो लेट्स जस्ट पुट kanavtaneja@gmail.com, कॉमा, अगेन लेट्स सपोज आई वांट टू पुट माय माय फोन नंबर इज +91844777, वॉट एवर आई वांट टू पुट, देन आई विल हिट दिस एंटर। अब मैं कमांड और एंटर प्रेस करूंगा, ये मेरा डेटा जो है मेरे यूजर्स टेबल के अंदर चला जाएगा। लेट्स जस्ट सी इट। कांग्रेचुलेशंस, अगेन ग्रीन टिक आ गया। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा, आई कैन स्टिल सी द कॉलम नेम्स, बट मेरे को डेटा नहीं दिख रहा। अब डेटा देखने के लिए एक और एसक्यूएल की कमांड है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने क्या करा, हमने डेटाबेस बना लिया, हमने टेबल बना लिया, टेबल के कॉलम्स में एक कॉलम ऐड कर दिया, ऑल्टर कर दिया, पोजीशन चेंज कर दिया, डेटा इंसर्ट भी कर दिया। अब अपने को वो डेटा देखना है, जो भी यूजर्स के अंदर डेटा है, कैसे देखेंगे, सेलेक्ट स्टार का मतलब है सारे के सारे कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स हैं मेरे को सब देखने हैं। फ्रॉम, कौन से टेबल में से देखने हैं, मेरे को देखना है द नॉलेज कैसल डॉट यूजर्स। सिंपल। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे एरर आया है द नॉलेज कैसल डॉट यूजर्स, बेसिकली स्पेलिंग रॉन्ग है, तो मैं ऊपर से इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरा टेबल है वो भी यही है। नाउ लेट जस्ट रन दिस।
देयर यू गो, आपके पास पहला डेटा आ चुका है, आईडी 1, डेट ऑफ एंट्री, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। अब एड्रेस, ज़िप कोड और कंट्री के अंदर आ रहा है नल, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं करा, ठीक है ना? इसलिए नल आ रहा है। अब एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज़ मेरे को सारे के सारे कॉलम्स में डेटा डालना है, ठीक है? तो मैं दोबारा से यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट इंटो द नॉलेज कैसल डॉट यूजर्स। नाउ आई डोंट हैव टू पुट दिस कॉलम नेम्स, क्योंकि अगर मेरे को सारे के सारे कॉलम्स में डेटा डालना है ना, तो मेरे को कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यू से शुरू कर सकता हूँ। लेकिन जो आप ऑर्डर डालोगे, फॉर एग्जांपल मेरे को जो पहली एंट्री डालनी है यहाँ पे कॉमा से पहले, वो हमेशा आईडी ही होनी चाहिए। तो आपको ये टेबल का जो ऑर्डर है वो पता होना चाहिए, ठीक है? जो भी कॉलम के ऑर्डर्स हैं वो पता होना चाहिए। नहीं पता तो आपको यहाँ पे अपने कॉलम के नेम्स लिखने पड़ेंगे। कूल, यू हैव टू राइट द कॉलम नेम्स। अब आप कॉलम का नेम का ऑर्डर कभी भी चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज ये जो फर्स्ट नेम है, ये मैं डेट ऑफ एंट्री से पहले भी कर सकता था, लेकिन जब नीचे मैं वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, तब अगेन मेरे को कनव डेट से पहले लिखना था। दैट्स इट। लेकिन अगर आपका ऑर्डर सेम है और आपको सारे कॉलम्स में डेटा डालना है, आप अपनी क्वेरी छोटी कर सकते हो। आपको ये कॉलम नेम्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो वैल्यूज में क्या क्या जाएगा? लेट्स सपोज 2 कॉमा, मैं अगेन आज की डेट में ये कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन। आई विल जस्ट चेंज द नेम, एटलीस्ट बाकी इन्फॉर्मेशन तो हमारी सेम ही रहेगी। मैं डेट अगेन आज की डालता हूँ, लेट्स सपोज आई विल पुट अनिल, एंड यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं रहेजा। देन इसकी ईमेल एड्रेस इज anilraheja@gmail.com। ये मेरा फ़ोन नंबर आ चुका है। फ़ोन नंबर के बाद मेरे को अगला क्या है? फ़ोन नंबर के बाद एड्रेस, लेट्स सपोज 123 कॉमा, सॉरी 123 एबीसी कॉमा, अगेन कोट्स, नेक्स्ट इज जिप कोड 122004। जिप कोड मैंने कोट्स में इसलिए डाला है, क्यों? क्योंकि ये मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया था, इफ यू रिमेंबर। द लास्ट वन इज कंट्री, लेट जस्ट पुट इंडिया। नाउ इफ आई एंटर दिस लाइन अगेन, कमांड एंड एंटर, मेरा ये डेटा भी ऐड हो चुका हुआ है। लेट जस्ट रिफ्रेश द स्कीमा। और ये जो सिलेक्ट वाली क्वेरी थी, मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। दिस टाइम आई विल बी हैविंग 2 रोज। सिंपल। मेरे पास 2 रोज का डेटा आ चुका हुआ है, जिसमें कनव भी है और अनिल भी है। फेयर इनफ। अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम कैसे समझेंगे? अब ये जो आईडी है, ये तो मेरे को मैन्युअली ऐड करनी पड़ेगी, राइट? हर बार मेरे को मैनुअल ऐड करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं लेट्स सपोज एक वेबसाइट पे जाता हूँ और वहाँ पे इफ आई क्लिक ऑन साइन अप, तो मेरे को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी एक यूजर को, राइट? मेरे को नहीं। लेट्स सपोज आप एक वेबसाइट पे जाते हो और आप एक फॉर्म फिल करते हो, सो दैट यू कैन एक्चुअली रजिस्टर योरसेल्फ इन दैट वेबसाइट। और वो आपसे मांग रहा है आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर। फिर वो आपसे आपका एड्रेस भी पूछ रहा है, पोस्टल कोड भी पूछ रहा है और कंट्री भी पूछ रहा है। नाउ डेट और आईडी एक ऐसी फील्ड है जो वो चाहते हैं कि ऑटोमैटिकली इसमें ऐड हो जाए जैसे ही यूजर सबमिट पे क्लिक करे। उसके पीछे ना एसक्यूएल की क्वेरीज रन होती हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं हमारे आईडी कॉलम में। वेयर इज माय आईडी कॉलम? देयर यू गो, दिस इज माय आईडी कॉलम जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट करा था इंटीजर। इसके बाद हम एक कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। अभी ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ टेबल। तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर टेबल करना पड़ेगा। नाउ इन दिस केस आई विल बी डूइंग माय ऑल्टर टेबल। व्हाट इज माय टेबल नेम? मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। नाउ नेक्स्ट, अब मेरे को क्या करना है? कॉलम को मॉडिफाई करना है, ऐड नहीं करना। तो मैं क्या लिखूंगा? मॉडिफाई कॉलम। कौन से कॉलम को मॉडिफाई करना है? आईडी को। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर। इसके बाद आपको उसको बताना है कि मेरे को उसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है। लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट करने से पहले आपको अपने टेबल का एक कॉलम ऐसा बताना है जो हमेशा फिल रहेगा और उसमें कभी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएगी। तो बेसिकली जो आईडी है, मैं क्या चाहता हूं कि वो मेरे उस टेबल की पहचान हो, ठीक है? तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी की। मतलब आईडी ब्लैंक हो ही नहीं सकती। आईडी के अंदर डेटा होना बहुत जरूरी है। आप उसको ऐसे समझो, कोई भी एक नया यूजर आ रहा है, आपको उसको एक आईडी तो देनी पड़ेगी ना। बिना उसके आप काम नहीं करा पाओगे। आपको, क्योंकि कनव तनेजा के नाम से अगर आप स्टोर करा रहे हो सकता है 4 कनव तनेजा हो। कंफ्यूज हो जाओगे कि किस कनफ तनेजा के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो बैकएंड में या सिस्टम्स में जब भी आप कोई कोडिंग लिखते हो, आपको एक यूनिक आइटम उसको असाइन करनी पड़ती है। सबसे ईज़ी क्या है? जो पहले आ रहा है उसको नंबर 1 दे दो, जो बाद में आ रहा है उसको नंबर 2 दे दो, ठीक है? लेकिन वो कौन-सी की हो गई फिर आपकी? उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। कौन-सी की? प्राइमरी की। प्राइमरी की के बाद आपको उसको बोलना है कि इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी करते रहो, ठीक है? ये है ऑटो इंक्रीमेंट। नाउ आई डोंट वांट कि मैं उसमें मैन्युअली अपनी डेटा ऐड करूँ। सो नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस कमांड।
देयर यू गो, मेरी ये वाली कमांड भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस, यहाँ पे ना नीचे आपको एक बढ़िया सी चीज दिखेगी। इफ आई सेलेक्ट माई टेबल, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज इंटीजर, दिस इज AI मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, एंड PK मतलब प्राइमरी की। तो जो मेरी ID है वो प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। नाउ लेट सपोज आई वांट टू इंसर्ट माय डेटा वंस अगेन, लेकिन इसको इंसर्ट करने से पहले मैं एक बार आपको डेटा दिखा देता हूँ हमारे इस टेबल में अभी क्या डेटा पड़ा है। अभी हमारे पास 2 ही डेटा है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैं इसमें आईडी नहीं डालूँगा, ठीक है? और मैं ऊपर से ही इन्फॉर्मेशन स्टोर करा रहा हूँ, ये वाली। आईडी को छोड़ के मैं बाकी सारे कॉलम्स ले रहा हूँ, इंसर्ट इनटू दिस यूजर्स, और मैंने यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स डाल दिए हैं। ये स्टार्ट कर रहा है डेट ऑफ एंट्री से, उसके बाद है फर्स्ट नेम। लेट जस्ट डू समथिंग, मैं लास्ट नेम को फर्स्ट नेम से पहले लिख देता हूँ। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाया था वो भी समझा देता हूँ, ठीक है? अब मेरे को यहाँ पे भी रहेजा अनिल से पहले लिखना पड़ेगा, वरना इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं। कॉमा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉमास हैं, उसको डिलीट करते हैं। नाउ 8th, अगेन आज की डेट हो गई। लेट जस्ट चेंज द नेम, इसको हम रखते हैं टाक और इसको हम कर देते हैं राहुल, और इसको भी हम चेंज करते हैं राहुल टाक @gmail.com। अगेन नंबर सेम, एड्रेस सेम, बाकी सब कुछ सेम। अभी आप एक चीज देखना, मैं जैसे इसको इंसर्ट करूंगा, नाउ व्हाट इज कॉलम काउंट डज नॉट मैच द वैल्यूज, मतलब जो कॉलम का काउंट है वो सही नहीं है। 1 2 3 4 5, हाउ मेनी वी आर पुटिंग, 1 2 3 4 5। ओ, हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं इसलिए एरर दे रहा था, तो इसको हम हटा देते हैं। वी विल ओनली पुट टिल फोन नंबर, नाउ माई डेटा विल गो। ये एरर्स भी समझने जरूरी हैं। नाउ यू कैन सी दैट वन रो हैज बीन इफेक्टेड। नाउ इफ आई रिफ्रेश द स्कीमा, और अगर हम नीचे थोड़ा सा नीचे जाते हैं और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द नॉलेज कैसल यूजर्स पे करते हैं, नाउ द मैजिक विल हैपन। ऑटोमैटिकली मेरे पास आईडी आ चुकी है। तो इन द बैकएंड अब आपको क्या कोड लिखनी है, जैसे ही कोई सबमिट करता है आपको आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, यू डोंट हैव टू पुट द आईडी। आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन डालनी है जो आपके फॉर्म में है। जैसे ही वो आपने सबमिट करा, वो आपके फॉर्म से इंफॉर्मेशन लेगा और वो आपके टेबल में डेटा डाल देगा विद द ऑटोमेटिकली जनरेटेड आईडी। वेरी वेरी सिंपल। सिमिलरली डेट भी एक ऐसी फील्ड है जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अब डेट कैसे आ सकती है? वेरी सिंपल, एक टुडे का फॉर्मूला होता है, एक नाउ का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेलेक्ट नाउ करता हूं, तो अभी जो भी डेट टाइम है वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसके बाद इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, मेरे को अगर ये इसी फॉर्मेट में चाहिए जिस फॉर्मेट में मैं इसको इसको डालना है, व्हाट इज द फॉर्मेट? द फॉर्मेट इज YYYY परसेंटेज MM परसेंटेज M एंड परसेंटेज D, आई गेस। लेट जस्ट टेस्ट इट आउट। YYY तो नहीं आया, आई गेस मैंने गलत डाल दिया। ये दिस परसेंटेज Y, नाउ इट इज गिविंग मी 2 Feb 2022। तो अपने को बी नहीं डालना, अपने को डी डालना है, सो दैट आई विल गेट माई डेट। देयर यू गो। तो दिस इज द फॉर्मेट। अगेन ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो अगली बार जब मेरे को इंसर्ट करना है ना, तो मैं इंसर्ट में ये डेट डालने की बजाय ये फॉर्मूला डाल दूंगा। अभी डायनामिक है, यहाँ से मेरे को बस सेमीकोलन हटाना है, इसलिए एरर आ रहा है। और इसको हमको एक ब्रैकेट में ऐड करना है, इसको हम बोलते हैं सब क्वेरीज। तो अगेन बॉडमास का रूल है, जो ब्रैकेट वाली क्वेरी है वो सबसे पहले सॉल्व होगी, बाकी चीजें बाद में होंगी। तो बेसिकली अब नेक्स्ट टाइम से आपको सिंपल और सिंपल ये सारी की सारी फील्ड्स आपके फॉर्म से आ जाएंगी। डेट और ऑटो इंक्रीमेंट वाली जो फील्ड है वो आपकी डायनामिक होगी। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई आ रहा है, एक तो उसकी डेट अपने आप आ जाएगी और उसका आईडी अपने आप जनरेट हो जाएगा, आपका टेबल रेडी। सिंपल। ये होता है प्रैक्टिकल यूज केस ऑफ एसक्यूएल। नाउ एसक्यूएल इसलिए इतना जरूरी है कि हर कंपनीज के बैकएंड में डेटा लगा हुआ है। हालांकि यू विल नॉट बी वर्किंग विद इंसर्ट सेलेक्ट, और सॉरी, यू विल नॉट बी वर्किंग विद इंसर्ट और ऑल्टर। आप सेलेक्ट के साथ बहुत काम करने वाले हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सेलेक्ट का एक प्रैक्टिकल यूज केस, ठीक है? तो लेट जस्ट गो इन हेयर, और मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पूरा का पूरा जो डेटाबेस है वो सबको डिलीट कर देता हूँ। कैसे करना है? इसमें तो बहुत सिंपल है एक्सेल में, बस राइट क्लिक करो शीट को, वो डिलीट हो जाएगी। या जो भी आपका बुक वन होगा उसको राइट क्लिक करके मूव टू बिन कर दो या डिलीट कर दो, वो डिलीट हो जाएगा। एसक्यूएल में कोई भी काम मैनुअल नहीं हो सकता क्योंकि वो हमको दिखता ही नहीं है, वो एक सर्वर के अंदर स्टोर है। तो उसके लिए आपको एक कमांड देनी पड़ेगी। तो कमांड क्या है? ड्रॉप डेटाबेस द नॉलेज केसल। तो मैं यहाँ पे द नॉलेज केसल लिखूंगा और उसके बाद इसको ड्रॉप कर दूंगा। अगेन जैसे ये मैं करूंगा, मेरा सारा डेटा, सारे टेबल, सारे कंस्ट्रेंट सब डिलीट हो जाएंगे। टेंटन है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही डेटाबेस रह गया, सिस्टम। सब कुछ डिलीट हो गया हुआ। ये पूछता भी नहीं है भाई डिलीट करना है कि नहीं करना। तो एसक्यूएल में काम करना
इसलिए थोड़ा-सा मतलब ट्रिकी है कि लोगों को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप लॉजिक के साथ चलोगे ना, तो बहुत ईज़ी है। जो अभी तक मैंने आपको समझाया है, आई गेस द ईज़ीएस्ट थिंग दैट यू कैन लर्न इन द एसक्यूएल। आपको सिलेक्ट से काम करना है। तो सिलेक्ट में और क्या-क्या होता है, उसके लिए एक डेटा निकालते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम उसपे थोड़ा-सा सिलेक्ट की क्वेरीज़ लगाएँगे, कुछ कंडीशंस लगाएँगे। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेरीज़ लिखी हैं। आई वांट यू टू टेल मी ये क्या करेगा? क्रिएट डेटाबेस सेल्स। जल्दी बताओ क्या करेगा? करेक्ट, ये एक डेटाबेस बना देगा सेल्स के नाम का। तो एक-एक करके एग्ज़ीक्यूट करते हैं। देयर यू गो, लेट्स जस्ट रिफ्रेश। मेरे पास एक सेल्स का डेटाबेस बन चुका हुआ है। अब क्या करेगा? उस सेल्स के डेटाबेस के अंदर ये कस्टमर्स का एक टेबल बनाएगा, जिसमें आईडी को वो रखेगा इंटीजर और प्राइमरी की, नेम varchar, कंट्री varchar और सेल्स को इंटीजर। बेसिकली उसमें कितने कॉलम्स होंगे? 4 कॉलम्स। लेट्स जस्ट टेस्ट इट आउट और एक बार फिर से स्कीमा को रिफ्रेश करते हैं। लेट्स जस्ट गो टू सेल्स, टेबल्स, कस्टमर्स मेरा टेबल बन चुका हुआ है और इसके अंदर ये सारे कॉलम्स भी आ चुके हैं। आईडी, नेम, कंट्री और सेल्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ? इसके अंदर डेटा ऐड करने वाला हूँ। तो मेरे पास टोटल कितने कस्टमर्स हैं? 6 कस्टमर्स। राहुल, स्नेहा, अमित, कनव, रोहित, कुणाल। ये उनकी कंट्रीज़ हैं और ये उनकी सेल्स की वैल्यू है। आज तक उन्होंने कितनी सेल्स खरीद ली है। तो लेट्स जस्ट ऐड दिस आल्सो। मेरे टेबल्स ऐड हो चुके हैं। नाउ यू कैन सी दैट 6 रोज़ हैज़ बीन अफेक्टेड। नाउ लेट्स जस्ट सी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। कांग्रेचुलेशंस, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कस्टमर्स आ चुके हैं। नाउ हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। नाउ लेट्स सपोज मेरे को सिर्फ वही कस्टमर्स चाहिए जिनकी सेल इज मोर देन 50,000। कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स वेयर माय सेल्स इज ग्रेटर देन 50,000। अब 50,000 से ऊपर जो भी सेल्स होगी मेरे को सिर्फ वही कस्टमर्स दिखेंगे। तो स्नेहा, कनव, मोहित एंड कुणाल 70,000, 55,000, 81,000 एंड 69। सिंपल। नाउ लेट्स सपोज मेरे को सिर्फ वही कस्टमर्स चाहिए जिनकी सेल्स 50,000 से ज्यादा है एंड देयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। लेट जस्ट सी, ऐसे कोई कस्टमर्स हैं जिनकी सेल 50,000 से ज्यादा है और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा कस्टमर है जिसकी सेल 50,000 से ज्यादा है प्लस वो इंडिया से बिलोंग करता है। तो आई कैन ऐड मल्टीपल फिल्टर्स इन हेयर बाय यूजिंग एंड। एक पहली कंडीशन जब भी आपको लगानी है तो आपको वेयर से स्टार्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, तो अभी यहाँ पे क्या देगा? मेरे को सिर्फ वो वाले कस्टमर्स देगा जो इंडिया के अंदर बिलोंग करते हैं। अब मेरे पास अगर दो ऑप्शन है, मेरे को ये देखना है कि मेरे को वो कस्टमर चाहिए जो इंडिया और यूएसए दोनों में है, तब कैसे आएगा? तो उसके लिए मेरे को बस एक छोटा सा चेंज करना है। मेरे को यहाँ पे लिखना है इन और ब्रैकेट के अंदर लिखना है इंडिया, फिर कॉमा डाल के मेरे को अपना सेकंड कैटेगरी भी लिख देनी है जो कि है यूएसए। फिर ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो। अब मेरे पास इंडिया और यूएसए दोनों के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर वेयर कंट्री इन इंडिया और यूएसए। तो इसका बोलने का तरीका ये है, बट लिखने का है इज इन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज इंडिया कॉमा यूएसए। ऐसे करके आप मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हो। नाउ इसको थोड़ा और एडवांस केस में समझते हैं। लेट्स सपोज आई वांट टू सिलेक्ट माय टॉप 3 कस्टमर्स। कैसे पता चलेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स, इट विल गिव मी ऑल द कस्टमर्स। ठीक है, अभी देखो ये रैंडमली ऑर्डर्ड है। मतलब सेल्स में सबसे पहली रो आ रही है, वो आ रही 50,000, फिर 70,000। बट व्हाट डू आई वांट? आई वांट टू ऑर्डर माय रिजल्ट्स बाय सेल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। अब ये जो भी सबसे ज्यादा सेल वाली वैल्यू होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगा। लेट जस्ट टेस्ट इट आउट। देयर यू गो। अब 81,000 सबसे ऊपर आ गया, 45,000 सबसे नीचे आ गया। और अगर मेरे को छोटे से बड़ा लिखना था तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में डाल देता, तो उसको एएससी कर देंगे। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये चेंज हो गया ऑर्डर। बट अपने को क्या चाहिए था? डिसेंडिंग। नाउ एक इंटरव्यू का सबसे बेसिकली पॉपुलर क्वेश्चन, गिव मी द टॉप 2 कस्टमर्स। कैसे पता चलेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, लॉजिक लगाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सिर्फ यहां तक स्टॉप हो जाऊं, मैं अपने रिजल्ट को लिमिट कर दूं कि 2 रोज ही दे, तो व्हाट इट विल डू? लिमिट 2। अब ये मेरे को सिर्फ 2 रिजल्ट ही देगा। तो सबसे पहले ये सेल्स बेसिकली निकालेगा कस्टमर टेबल से, उसके बाद सेल्स टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा और जो भी टॉप के 2 रिजल्ट्स हैं, मेरे को वो मिल जाएँगे। मोहित चाइना और स्नेहा यूएसए, 81,000 और 71,000। कितना ईज़ी था एसक्यूएल सीखना? यही है एसक्यूएल। अब आप इसके ऊपर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ऑलराइट, नाउ एक छोटा-सा काम और करते हैं। लेट्स जस्ट इंसर्ट वन मोर डेटा इन हियर, ठीक है? और मेरे को यहाँ से डेटा डालना है एक। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट कॉपिंग दिस क्वेरी और यहाँ पे एक क्वेरी लिखते हैं एंड आई एम गोइंग टू ऐड द सेम थिंग इन हियर, बट
आई विल जस्ट चेंज माई ID फ्रॉम 1 to 7. नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, डेटा ऐड हो चुका हुआ है. लेट जस्ट रीसेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स. अब मेरे पास इसमें टोटल 7 रोज होने चाहिए. नाउ लेट जस्ट डिस्कस अबाउट द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि हर इंटरव्यू में आता ही आता है बेसिकली. इस टेबल में से आप डुप्लीकेट डेटा को डिटेक्ट कैसे करोगे? तो अब एक बार उसके बारे में समझते हैं. तो बेसिकली जो उसकी क्वेरी है, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं. अपने को क्या करना है? सेलेक्ट करना है नेम, मतलब मेरे को सिर्फ नेम का कॉलम चाहिए, कॉमा, देन आई वांट द काउंट स्टार. काउंट स्टार का मतलब है ये अब काउंट करेगा नंबर ऑफ रोज को. ठीक है, इसको हम दे देते हैं एज नेम्स फ्रॉम माय सेल्स डॉट कस्टमर ग्रुप बाय नेम. तो बेसिकली अभी क्या करेगा, ये देखेगा कि एक डेटा में राहुल कितनी बार आ रहा है. ठीक है, वो उसको ग्रुप कर देगा. राहुल कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. राहुल 2 बार आ रहा है, तो राहुल के आगे ये देगा 2. फिर स्नेहा के आगे देगा 1, अमित के आगे देगा 1, कनव के आगे देगा 1, मोहित के आगे 1, कुणाल के आगे भी 1. बेसिकली ये यूनिक नेम्स देगा, क्योंकि मैंने ग्रुप बाय नेम किया है, तो इट विल गिव मी यूनिक नेम्स. और उसके आगे वो नाम कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू गिव मी. लेट्स जस्ट टेस्ट इट आउट. तो राहुल 2 बार रिपीट हो रहा है, स्नेहा 1 बार रिपीट हो रही है, अमित 1 बार, कनव 1 बार, मोहित 1 बार. अब इसी को मैं अगर कंट्री के साथ कर दूं, तो बेसिकली मेरे को क्या देगा? यूनिक कंट्रीज का नाम देगा और ये बताएगा हर कंट्री में कितने यूजर्स हैं. तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, आई हैव टू पुट कंट्री इन हियर. मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गया. तो नाउ इफ आई डू दैट, नाउ इट विल गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड हाउ मेनी यूजर्स आर देयर. ठीक है, अगेन विल गो बैक टू सेलेक्ट नेम. देयर यू गो. अब जब भी आप ग्रुप बाय लगाते हो, जौन से भी क्लॉज में आप ग्रुप बाय लगाते हो, आपको वो सिलेक्ट में ज़रूर सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपको एरर आ जाएगा. लेकिन अब अपने को सिर्फ वही एंट्री चाहिए थी, जो बेसिकली एक से ज़्यादा बार आ रही है. तो हम क्या लगाएँगे? अभी हमने सीखा था वेयर, वेयर सिंगल रो में काम करता है. लेकिन हैविंग इज़ अ क्लॉज़ जो आपको रिज़ल्ट पे काम करता है. तो मेरा रिज़ल्ट जो आया है, ये नेम्स का, नेम्स एक कॉलम का नाम है सिर्फ. जब हम एज़ करके लिखते हैं, तो हम उसको कॉलम के नाम में डाल देते हैं. तो बेसिकली काउंट स्टार की बजाय जो मेरा कॉलम का नाम है वो है नेम्स. मैं लिखूंगा हैविंग नेम्स ग्रेटर देन 1. तो बेसिकली कोई भी ऐसी एंट्री जिसकी नेम्स के अंदर 1 से ज्यादा है, मेरे को सिर्फ वही चाहिए. राहुल 2 आ गया. दिस इज हाउ यू विल आंसर दैट इंटरव्यू क्वेश्चन. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? नाम को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम को. उसके बाद हम काउंट स्टार कर रहे हैं. काउंट स्टार क्या करता है? सिर्फ नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है. और एज नेम्स का मतलब है मैंने काउंट स्टार का जो कॉलम था उसको एज नेम्स कर दिया. एक काम करता हूँ, मैं एक बार इसको एज नेम्स हटाता हूँ. ठीक है, ये यहाँ पे भी एरर देगा, तो इसको भी हटाते हैं, ताकि आप ये देखो कि हो क्या रहा है. ये कॉलम का नाम क्या दे रहा है? काउंट स्टार, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है. लेकिन काउंट स्टार अच्छा नहीं लगता, तो इसको रीनेम करने के लिए हम कर सकते हैं एज नेम्स. जो भी आपको नाम देना है, एज के बाद आप वो डाल सकते हो. अब कॉलम का नाम हो गया नेम्स. तो यहाँ पे ग्रुप बाय करने के बाद मैंने उसको बोला हैविंग नेम्स ग्रेटर देन 1. सिंपल. ठीक है, तो दिस इज द क्वेरी. इसकी प्रैक्टिस करो, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा. ओके, नाउ देर इज अ चैलेंज फॉर यू. नाउ व्हाट इज द चैलेंज? द चैलेंज इज गिव मी अ क्वेरी टू गेट टॉप 3 कस्टमर्स फ्रॉम दिस सेल्स डेटाबेस. अपने एसक्यूएल की क्वेरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. नाउ मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक प्रॉमिस और किया था, मैं आपको ये बताऊंगा आप इसका प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो. देखो, आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ना W3 स्कूल्स पे जाओ, w3schools.com. इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. वहां पे यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट दी एसक्यूएल, और यहाँ से यू कैन एक्चुअली डू द प्रैक्टिस. हमने जो भी अभी सीखा है, यू कैन सी दैट फ्रॉम हेयर, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ऑलराइट, सो गाइस, आई होप यू हैव लाइक दिस एसक्यूएल सेशन. अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. और इस वीडियो के नीचे मैंने एक चीट शीट डाल रखी है. डाउनलोड दैट चीट शीट, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दी एसक्यूएल. क्योंकि एसक्यूएल को अगर आप याद करके चलोगे तो भूल जाओगे. इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस करने के लिए W3 स्कूल में जाओ. नीचे मैंने एक और लिंक ऐड करा है, विच इज माई दी कोर्स का लिंक, जिसमें मैंने कंप्लीट एसक्यूएल के बारे में एक्सप्लेन करा है. ना उस कोर्स में सिर्फ एसक्यूएल नहीं है, उस कोर्स में एक्सेल है, VBA है, पाइथन है, पावर BI है, और एसक्यूएल है, प्लस डेटा लिटरेसी है, विजुअल एनालिटिक्स है, प्लस लाइव क्लासेस हैं. बहुत डिटेल में कोर्स है वो. अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, उस कोर्स के अलावा आपको और किसी कोर्स की जरूरत नहीं है. गारंटेड बोल रहा हूँ, आप डेटा एनालिस्ट बन गए. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं पाइथन की डालने वाला हूँ. सो प्लीज पाइथन के लिए भी आप रेडी रहना, और सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ताकि पाइथन की वीडियो आप मिस ना कर पाओ. तब तक के लिए गुड बाय, और डेटा के साथ खेलते रहो. बाय बाय.